सो हेलो एंड वेलकम। आई होप आपने पहला पार्ट जरूर देखा होगा। ये वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम थोड़ी सी आगे स्टोरी पढ़ेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जो कौरव और पांडव की हिस्ट्री पढ़ी उसमें हमने ये तो समझा कि फैमिली के बीच में एक तरीके का लैंड डिस्प्यूट था और ये डिस्प्यूट महाभारत जैसे डिस्प्यूट मतलब इतने बड़े युद्ध में जाके खत्म हुआ, जिसमें आप लोगों को पता है कि पांडवों की जीत होती है और कौरवों की हार होती है। इस तरीके से हमने ये देखा कि रूलिंग अबाउट द फैमिली सिस्टम उस समय क्या होता था। देखो, सेम फैमिली के वो लोग थे, इसी वजह से एक तरीके से फूड शेयर करते हैं, सेम सेम रिसोर्स, उनके लाइफस्टाइल ऐसा था, सेम था, सेम रिचुअल्स परफॉर्म करते थे ये लोग, जैसे कि यज्ञ वग करना, ये सारी चीजें सेम करते होंगे। आज भी आप लोग अपने चाचा चाची के लड़के जो कजन सिस्टर ब्रदर होते हैं तो उनमें देखोगे आपका आपका रहन सहन खान पान, शादीशुदा के जो रस्म और रिवाज होते हैं वो लगभग एक जैसे हमें देखने को मिलते हैं। कारण सिंपल सा है, क्योंकि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे फैमिली आर जनरली नोन एज द किंग फोल और रिलेटिव। परिवारजनों में आमतौर लोग परिवार और परिजन या रिश्तेदार के रूप में जानते हैं। ब्लडेड ब्रदर खास होते हैं, नेचुरल ब्रदर अलग होते हैं। ब्लडेड ब्रदर जिन्हें आप कहोगे कि भाई हमारे खून से संबंधित है, आपके सगे भाई जो होते हैं वो ब्लडेड ब्रदर होते हैं। नेचुरल ब्रदर जो होते हैं वो आपके ऑफकोर्स जो फैमिली से रिलेटिव में होंगे वो। तो दोस्तों यहाँ पे परिवार बंधुत्व के लिए एक शब्द बताया गया है, कुल शब्द। अब ये कुल शब्द क्या होता है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अभिमन्यु जो है एक क्या कहते हैं, वैसे तो अभिमन्यु जो है वो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन का लड़का है। सभी को बताया कि अर्जुन ने सुभद्रा से शादी करी थी। तो अर्जुन के जो क्या कहते हैं ब्रदर कहलाएंगे वो नकुल के भी बेटे कहलाएंगे, सहदेव के बेटे जो कहलाएंगे बेटी कहलाएंगी, वो अभिमन्यु की कहीं ना कहीं सिस्टर या ब्रदर ही लगेंगी। तो उसके वो क्या कहते हैं ब्लडेड ब्रदर नहीं होंगे, वो उसके नेचुरल ब्रदर होंगे। ये तो आपको वैसे भी नॉर्मल समझ में आ ही रहा होगा, इसमें मुझे कुछ आपको स्पेशल समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु किस कुल से बिलोंग करता है, उस कुल की शुरुआत जहां से हुई होगी, जैसे कुरु से उसकी शुरुआत हुई थी, तो ये कुरु वंश से बिलोंग करता है। कुरु कुल है जो इनका, उससे ये बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो कुल शब्द का मतलब सिंपल शब्दों में यही होता है जो आपने समझना। देखो, संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति के बंधुत्व को बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं, और इसीलिए हम आपको पता होगा आप शादी वादी में कुल देवता की पूजा करते हैं। तो कुल देवता आपके वही देवता होते हैं जिन्होंने आपके वंश की शुरुआत करी होगी, इसी वजह से। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा कि अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली एंड द किंगशिप। जिस समय डाइस का गेम हो रहा था तो हमें ये समझ में आ रहा था कि इतिहासकर्ता ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उस समय लोगों की सोच कैसी होगी। वो इनसाइड पीपल की थिंकिंग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं तो ये चीज़ें क्यों दिखाई जाती, नहीं तो गेम पासा क्यों दिखाया जाता, शकुनी के बारे में क्यों दिखाया जाता है, किस तरीके से वो अभी भी वो मामा तो है उसका, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं वो अपना बदला लेने के लिए कैसे यहाँ पे स्टेप ले रहा है। तो वो एक चीज़ दिखाने की कोशिश करी गई थी। दूसरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। डायनेस्टी अगर हम देखें तो एक तरफ हम देखते हैं पैटर्नली सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी दी गई तो प्रॉपर्टी का हिस्सा धृतराष्ट्र को दिया गया और पांडु को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर डायनेस्टी की बात करें, पैटर्नली सिस्टम की बात करें, तो होता यही आया है कि पिता के बाद प्रॉपर्टी बेटे को ही मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दुर्योधन को प्रॉपर्टी मिल गई थी क्योंकि धृतराष्ट्र ने उसके ऊपर क्लेम कर रखा था। लेकिन फिर यहाँ पे 5 भाइयों को भी तो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली। तो इस हिसाब से एक डिस्प्यूट था। तो जब पिता के थ्रू प्रॉपर्टी मिल जाए बेटों को तो उसे पैटर्नली सिस्टम बोलते हैं, जब माता के थ्रू प्रॉपर्टी मिल जाए बेटे को तो उसे मैटरनली सिस्टम बोलते हैं। आपने इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद पैटर्नली सिस्टम का एग्जांपल हमने अशोका के टाइम पीरियड पे भी देखा था। हमने पैटर्नली सिस्टम के अंदर और भी क्या कहते हैं एग्जांपल देखे थे। मैटरनली सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि पिता क्या कहते हैं हस्बैंड के बाद वाइफ को भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी मिली थी, तो उसे हम मैटरनली सिस्टम बोलते हैं। और ये हमने प्रभावती गुप्ता के केस में देखा था जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था। नहीं समझे हैं आप तो प्लीज उसे समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पार्ट है रूल्स ऑफ मैरिज, विवाह के नियम। देखो, ऐसा कहा जाता है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो उस टाइम पीरियड पे सबसे पुराने जाने माने ग्रंथों में से, सबसे पुराने रिटर्न रिकॉर्ड्स में से वो होते थे जो समाज में सभी लोग माना करते थे। धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों के बाद मनुस्मृति, मनुस्मृति के बाद डायरेक्टली संविधान की वैल्यू होने लगी। तो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र एक संविधान की तरह, एक लिखित संविधान की तरह
उस समय लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अंदर 8 प्रकार के नियम की शादी बताई गई थी, लेकिन आपको 4 प्रकार की शादी के बारे में एनसीईआरटी बताती है। अब कौन सी शादी है आप देख लीजिए। यहाँ पे बताया जाता है मनुस्मृति के बारे में कि ब्लडेड बेस पे ही आप शादी करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र जो है वो बताते हैं कि 8 प्रकार की शादियाँ हमें देखने को मिलती है। पहली होती है एक्सोगैमी। अगर आप किसी भी एक गोत्र के हैं और आपने किसी दूसरे गोत्र में शादी कर ली है तो ऐसी शादी को माना जा सकता है, इसे एक्सोगैमी कहते हैं। एंडोगैमी जो होता है, एंडोगैमी का मतलब हो गया जब आप खुद के ही ग्रुप में खुद की ही जाति में शादी कर लेते हो। आजकल शादी तो खुद ही के ग्रुप में होती है लेकिन उनका गोत्र अलग होता है, याद रखना। अगर आपकी एक जाति है, जैसे आप शर्मा हो तो आप वर्मा से शादी कर लोगे, शर्मा वर्मा से शादी कर लेगा तो ऐसी शादी को क्या कहेंगे, ऐसी शादी को एक्सोगैमी मैरिड कहेंगे। लेकिन शर्मा शर्मा से ही शादी कर लेता है तो वो सेम गोत्र को सेम जाति में शादी होगी तो शर्मा शर्मा की उसमें शादी कर सकता है, अभी बताऊंगा क्यों। दूसरी बात, अगर आप क्या कहते हैं एक्सोगैमी करते तो मैंने बता दिया आपके खुद के ग्रुप में नहीं होना चाहिए। हाँ, पॉलीएंड्री, इसका मतलब होता है एक बंदा बहुत सारी पत्नियां रख सकता है, तो ऐसा होता है, ऐसा तो हमने देखा भी है कि जो मोमडन है मुस्लिम्स हैं वो लोग 3 पत्नियां रख सकते हैं, तो वो चीज़ हमने देखा भी है। जबकि आप देखेंगे कि पॉलीएंड्री कहीं पे बिलीव नहीं है कि एक औरत जो है बहुत सारे पति रखती है। वीना मलिक जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने खुद बोला था कि जब ऐसा समाज में होता है कि अगर एक महिला जो है एक पुरुष जो है वो 5 पत्नियां रख सकता है तो एक महिला जो है 5 पति क्यों नहीं रख सकती, फिर ये तो इक्वालिटी नहीं हुई ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पॉलीएंड्री जो है वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं समाज में दिखाया गया कि ये शादी भी एक वैल्यूबल शादी है। अब मैंने क्या बताया, एक जाति में शादी करना ठीक है, दूसरी जाति में शादी करना ठीक है, बहुत सारी पत्नियों के साथ शादी करना ठीक है, एक औरत को बहुत सारे पतियों के साथ शादी करना ठीक है। लेकिन याद रखना, जब एक ही जाति दूसरी जाति में शादी करती है तो वो ठीक क्यों हो सकता है? कारण ये है कि जब मैंने आपको बताया कि वर्मा वर्मा में शादी करता है, पाल पाल में शादी करता है, सोलंकी सोलंकी में शादी करता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर ऐसा होता है तो यार क्या वो हमारे भाई बहन नहीं लगेंगे? कारण सिंपल सा ये है कि अगर एक जाति दूसरी जाति में शादी करती है तो उनके गोत्र मैच नहीं होने चाहिए, और गोत्र ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गोत्र के बारे में समझते हैं। गोत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि हर गोत्र का नाम वैदिक शील यानी कि एक वैदिक क्या कहते हैं ब्राह्मण पंडित के हिसाब से रखा गया। अथिर गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और अगिर, ये सारे अगीर्स, ये मेन 8 गोत्र बोले जाते हैं। अब गोत्र कैसे मिलता है आपको? हस्बैंड का गोत्र आपको शादी के बाद मिलेगा और पिता का गोत्र आपको क्या कहते हैं अपने पिता के थ्रू ही मिल जाता है। तो 2 रूल्स होते हैं गोत्र के। आफ्टर मैरिज वुमेन्स को अपने हस्बैंड का गोत्र इस्तेमाल करना पड़ता है, और मेंबर ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरिड। जैसे मैंने कहा कि सेम गोत्र के शादी नहीं कर सकते। हाँ, सेम जाति के लोग शादी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पाल जो होता है वो पाल से शादी कर लेगा क्योंकि जाति सेम है, लेकिन गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए शादी के टाइम पीरियड पे जब कुंडलियां मैच करी जाती है तो उस टाइम पीरियड पे गोत्र देखा जा रहा होता है कि गोत्र एक है कि नहीं। अब इस बात के लिए साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है कि गोत्र सेम नहीं होने चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक और है जिसमें बताया गया कि सम सातवाना रूलर हैव पॉलीएंड्रियस यानी कि बहुपत्ववादी। ये वो लोग होते थे जो बहुत सारी पत्नियां तो रखते थे, लेकिन आप कहोगे कि इनका सरनेम इनकी माता के नेम पर ही होता था। मतलब हमने देखा कि वुमेन्स जो होती है अपने पिता हस्बैंड का गोत्र रख लेती है। वुमेन्स अपने हस्बैंड का गोत्र तो रखती है, हमने देखा ही है। जब वुमेन्स अपने हस्बैंड का गोत्र रखती है तो शादी के बाद ही होता है, और शादी से पहले उनके फादर का गोत्र उनके पास होता है। और लेकिन हम ये देख सकते हैं सातवाना के केसेस में ऐसा नहीं है। सातवाना अपने फादर का गोत्र नहीं रखते थे, अपनी मदर का गोत्र रखते थे। तो बड़ा ही अजीब है। जैसे कि राजा गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, राजा वशिष्ठ पुत्र श्री पुलम्यास, राजा गौतमी पुत्र समीशिर यान सतनी, है ना, राजा मधिर पुत्र। तो ऐसे लिखा हुआ है, लोगों ने अपनी मदर का नाम भी इन्होंने रखा हुआ है। अब मदर इंपॉर्टेंट क्यों होती है सोसाइटी में? ऑफ कोर्स इसका हम सीधा एग्जांपल देख सकते हैं माता की सलाह से। आपको पता होगा दुर्योधन ने उनकी माता की बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि बेटा उनको प्रॉपर्टी दे दो, लेकिन ऑफ कोर्स दुर्योधन नहीं माना और इसलिए वो युद्ध हार गया। और सेम ऐसा ही माहेश्मती साम्राज्य के अंदर अगर आपको पता हो तो उस टाइम पीरियड में जो भल्लाल था,
उसने अपनी माता की बात नहीं मानी, इसलिए वो एक अच्छा राजा नहीं बन पाया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। सोशल डिफरेंसेस धर्मशास्त्रों के हिसाब से होता था। समाज में कर्म के हिसाब से ही, और सॉरी, जो आपका कर्म होगा उस हिसाब से आपका वर्ण व्यवस्था बताया जाएगा। पूजा करना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना वो ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय युद्ध प्रशासक बनना, राजा बनना क्षत्रियों का काम। व्यापार करना, कृषि करना वैश्यों का काम। सेवा करना, मजदूर करना वो शूद्रों का काम। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये एक डिवाइन प्रिंसिपल था, और ये एक ही दिन में नहीं बने थे, ये हजारों साल लगे थे बनने में। और यही कहा जाता है कि समाज में अगर ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें ही रहेंगी। और ये ब्राह्मण पंडित कहते थे कि ये हमने नहीं बनाया, ये कर्म के हिसाब से लोग अपने आप ही डिवाइड हो गए। इसे डिवाइन प्रिंसिपल या डिवाइन सिस्टम भी कहा गया। ऐसा कहा जाता था कि उस टाइम पीरियड पे जो ब्राह्मण होते थे वो कहते थे कि ये वर्ण व्यवस्था डिवाइन ओरिजिन है, सभी राजाओं को इस बात को मानना चाहिए, अपने समाज में ये चीज़ बोलना चाहिए कि ये बाय बर्थ है और सभी को इसे अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ गलत है तो इसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, ज़रूर ढूंढने की कोशिश करिएगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना ये हो जाता है कि ये जो व्यवस्था है इसमें तो शूद्र हमेशा ही गरीब रहेगा और बेचारा वो कभी हायर अथॉरिटी पे जा ही नहीं पाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच हो सकती है, लेकिन अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो अपने ब्राह्मण पंडितों से ज़रूर सुनने की कोशिश करिएगा। अब ऐसा डिवाइन प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि पुरुषोक्ति मंत्र के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एक बलि का चित्र है जिसमें उसको जगत दिखाने की कोशिश करी गई है। उसमें दिखाया गया है कि ब्राह्मण उनके मुंह से बने हैं, भुजाओं से क्षत्रिय बने हैं, जांघों से वैश्य बने हैं और पैरों से शूद्र बने हैं। इसी वजह से ये समाज ऐसी व्यवस्थाओं की वजह से चल रहा है। तो दोस्तों, ये था सेकंड पार्ट, एंड आई होप दैट आपको समझ में आया होगा पुरुषोक्ति मंत्र क्या है। अगेन आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि समाज की व्यवस्थाएं, जहां पर वर्ण व्यवस्था में शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 4 अगर व्यवस्थाएं समाज में बनी हुई है तो उसका कारण है पुरुषोक्ति मंत्र। पुरुषोक्ति मंत्र के अंदर क्लियर कट ये बताया गया है कि मुंह से बने हैं ब्राह्मण, उसके बाद आपके क्या कहते हैं हाथों से बने हैं वैश्य, आपके क्षत्रिय, और उसके बाद जांघों से बने हैं आपके वैश्य, एंड देन पैरों से बने हैं शूद्र। तो ये पुरुषोक्ति मंत्र है क्या, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको ढूंढने की जरूरत है। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।